अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ साथ न्यूटन का थर्ड लॉ के कॉम्बिनेशन से, एडिशन से बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट आया। वो है कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, संवेग संरक्षण का नियम। इसमें क्या है कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के सिस्टम या निकाय पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम फिक्स रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, या फिर कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। इस कथन को ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है, मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है, दूसरे में उतना ही मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। अतः जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, जिससे उसका मोमेंटम भी बढ़ता है। ठीक है, और वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है। क्या मजाक कर रहा है? वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है। अच्छा, जिससे पृथ्वी का भी ऊपर की ओर संवेग, मोमेंटम उसी रेट से बढ़ता जाता है। इस प्रकार पृथ्वी प्लस वस्तु, है ना, का मोमेंटम कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। क्योंकि पृथ्वी का मास वस्तु की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, अतः पृथ्वी में उत्पन्न वेग उपेक्षणीय है, मतलब बहुत कम है ना, हटा दो। ये है रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है। रॉकेट से गैस अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है, हाँ भाई, इसके पिछवाड़े में आग लगती है, तब ये रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक मोमेंटम, संवेग प्रदान करती है। एग्जाम्पल क्या है? जब बराबर मोमेंटम वाली दो गेंदें, बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टक्कर मारती हैं तो गेंदें अचानक रुक जाती हैं। यहाँ सिस्टम मतलब क्या, निकाय क्या, दोनों गेंदों का कुल संवेग, टोटल मोमेंटम कोलिजन के पहले शून्य है और टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद फिर से शून्य, जीरो हो जाता है। अर्थात सिस्टम का, निकाय का टोटल मोमेंटम नियत है या फिर संरक्षित है, मतलब कंजर्व है। अब क्या बोला है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह अत्यधिक स्पीड से आगे की ओर बढ़ती है, जिससे गोली में आगे की डायरेक्शन में मोमेंटम जनरेट हो जाता है, मतलब संवेग जनरेट हो जाता है, और कोई भी बंदूक को रिएक्शन फोर्स के कारण पीछे की ओर ढकेलती है। गोली भी बंदूक को रिएक्शन फोर्स के कारण पीछे ढकेलती है, जिससे उसमें पीछे की ओर संवेग, मोमेंटम उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि बंदूक का मास, है ना, बंदूक का द्रव्यमान गोली से बहुत ज्यादा है, जिससे बंदूक पीछे हटने का वेग गोली के वेग से बहुत कम है। बंदूक चलाने वाला बंदूक को कंधे से दबा कर रखता है ताकि बंदूक एवं शरीर एक हो जाए। इस प्रकार मास, द्रव्यमान बढ़ जाने से शरीर को बहुत अधिक धक्का नहीं लगता। यदि दो एक समान गोलियां भारी व हल्की बंदूक से अलग अलग दागी जाएं तो हल्की बंदूक अधिक वेग से पीछे की ओर हटेगी और चोट लगने की संभावना अधिक होगी। अब क्या है? रॉकेट प्रपल्जन, रॉकेट प्रणोदन। क्या है भाई? किसी रॉकेट की उड़ान उन शानदार उदाहरणों में से एक है जिनमें न्यूटन का थर्ड लॉ या फिर संवेग संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिखता है। इसमें फ्यूल की कंबस्शन से पैदा हुई गैसें बाहर निकलती हैं। इसका रिएक्शन रॉकेट को ऊपर की ओर ढकेलता है। यह एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें वस्तु का मास चेंज होता रहता है, क्योंकि रॉकेट में से गैस निकलते रहती है। ठीक है, रॉकेट के लिहाज से रॉकेट से निकलने वाली गैसें लगभग परमानेंट वेग से, वेलोसिटी से मोशन करती है। यदि कंबस्शन के दौरान, दहन के दौरान गैस के निकलने की दर स्थायी हो तो संवेग परिवर्तन, मतलब चेंज इन मोमेंटम का रेट भी स्थायी होगा, मतलब फिक्स होगा, परमानेंट होगा, है ना। मगर चूंकि निकलने वाली गैसों के मास के कारण रॉकेट का मास कम होता जाता है, इसलिए एक्सेलरेशन स्थायी नहीं होता। रॉकेट का वेलोसिटी तथा एक्सेलरेशन दोनों ही में वृद्धि होगी, बढ़ेगा। ठीक है, अब आएगा फोर्स क्या है? फोर्स वह एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी वस्तु की इनिशियल स्टेट, यानी कि विराम, रेस्टिंग स्टेट या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को चेंज कर देता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की अवस्था को चेंज कर देता है या फिर परिवर्तित, चेंज करने का प्रयास करता है। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है। फोर्स का CGS मात्रक डाइन है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, अब अपन फोर्स के प्रकार पढ़ेंगे। फोर्स होता है 4 प्रकार का। कौन सा? पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है वीक फोर्स जिसको दुर्बल या शीड़ बल बोलते हैं, और चौथा है प्रबल बल, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो पहला है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ये? ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को अपने मास या द्रव्यमान के कारण ही अट्रैक्ट करते हैं तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार के अट्रैक्शन को व्यापक रूप से ग्रेविटेशन कहते हैं। यदि 1 किलोग्राम के दो ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की दूरी पर रखें तो इनके बीच में 6.67 10 × 10⁻11 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यह बल बहुत ही कम होता है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता है, परंतु विशाल सेलेस्टियल बॉडी के बीच यह बल इतना ज्यादा होता है कि इसी के कारण वे केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं और बैलेंस में बने रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आया क्या? विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यह फोर्स 2 प्रकार का होता है। ठीक है, देख ले भाई, जो कैपिटल G की वैल्यू है ना, कैपिटल G की वैल्यू
ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम। ठीक है, अब क्या आया, दूसरे नंबर का फोर्स कौन सा आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब विद्युत चुंबकीय बल। क्या है, ये वाला फोर्स दो टाइप का होता है, पहला होता है स्थिर विद्युत बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा होता है चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स। तो पहला क्या आया इसी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में पहला आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला फोर्स। क्या बोला, दो स्थिर बिंदु, स्थिर मतलब क्या, दो स्टैटिक बिंदु आवेश, आवेश मतलब चार्ज। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। क्या बोल दिया इसमें, Q1 और Q2 चार्जेस है ना, चार्जेस आवेश हैं, उनके बीच की दूरी r है। ठीक है, और उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, फिर अलग से लिखा है Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। जो एप्सिलॉन होता है वो माध्यम की विद्युतशीलता परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी विद्युतशीलता। और इसी में दूसरा है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में पहला था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर लिए। अब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। क्या है मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच लगने वाले फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। यहाँ पर M1 व M2 प्रबलता स्ट्रेंथ वाले दो पोल्स जिनके बीच की दूरी r है, उनके बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल क्या होगा, इक्वल टू 1/4 पाई म्यू, है ना, 1/4 पाई म्यू। फिर अलग से लिखा है इसी में मल्टीप्लाई करके M1 M2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर म्यू क्या है, पोल्स के बीच के माध्यम की परमिएबिलिटी मतलब चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी है। अब क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाते हैं। यह फोटोन नामक कण के माध्यम से काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 गुना अधिक पावरफुल होता है। किसी रस्सी में टेंशन, किसी रस्सी में तनाव टेंशन, दो गतिमान सतह के बीच फ्रिक्शन, ठीक है, और संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच संपर्क बल मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स, और पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन, ये सब क्या है, ये सभी विद्युत चुंबकीय बल है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। एग्जाम्पल देख ले, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, टेंशन हो गया, ठीक है, सबसे पहला, फिर दूसरा हो गया फ्रिक्शन हो गया, फिर तीसरा हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर चौथा हो गया सरफेस टेंशन। ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब तीसरा है क्या, तीसरा कौन सा बल था, वीक फोर्स, दुर्बल बल। देख भाई, फोर्स के चार टाइप पढ़े थे, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब पढ़ेंगे क्या, वीक फोर्स। वीक फोर्स क्या है भाई, वीक फोर्स रेडियो एक्टिविटी के दौरान निकलने वाला बीटा कण मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, और नाभिक के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रिनो के रूप में डीकंपोजिशन के फलस्वरूप निकलता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे का समझ। इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो के बीच इंटरेक्शन वीक फोर्स के माध्यम से, क्षीण बलों के माध्यम से ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच इंटरेक्शन मतलब पारस्परिक क्रिया वीक फोर्स के माध्यम से ही होती है। और ये फोर्स वीक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड, इनका पावर, इनका परिमाण क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स की इससे लगभग 10⁻−13, है ना, 10⁻−13 गुना अर्थात बहुत ही कम होता है। और इनके द्वारा, कौन, वीक फोर्स के द्वारा 6 प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से चलती हैं। ऐसा समझा जाता है कि ये फोर्स डब्ल्यू बोसॉन, है ना, डब्ल्यू बोसॉन नाम के कण के आदान प्रदान या एक्सचेंज के द्वारा अपना इफेक्ट दिखाते हैं। यह अत्यंत ही लघु परास वाला शॉर्ट रेंज वाला फोर्स है। इसका रेंज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साइज से भी कम होता है। एक बार और पढ़ ले, इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो के बीच इंटरेक्शन वीक फोर्स के माध्यम से ही होता है। ये फोर्स वीक या फिर क्षीण इसलिए कहलाते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड मतलब इनका परिमाण प्रबल बल या स्ट्रॉन्ग फोर्स का लगभग 10⁻−13 गुना अर्थात बहुत कम होता है। और इनके द्वारा संचालित 6 प्रक्रियाएं मतलब वीक होने वाली प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से चलती हैं। तो ऐसा समझा जाता है कि ये फोर्स डब्ल्यू बोसॉन नाम के कण के एक्सचेंज आदान प्रदान द्वारा अपना इफेक्ट दिखाते हैं। यह अत्यंत ही शॉर्ट रेंज वाला फोर्स होता है। इसका रेंज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साइज से भी कम होता है। इनका इफेक्ट इन कणों के अंदर तक ही लिमिटेड रहता है। अब आया क्या चौथा, स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रबल बल क्या है, न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन व प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली पावरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होते हैं। इसे ही स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स का आकर्षण प्रभाव विद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रतिकर्षण प्रभाव से बहुत ही ज्यादा होता है। और यह बल कण के आवेश पर मतलब चार्ज पर, पार्टिकल के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत ही छोटे रेंज का फोर्स है जिसका रेंज 10⁻−15 मीटर की रेंज का कोटि का होता है। अर्थात दो प्रोटॉन के बीच की दूरी इससे अधिक होगी तो यह बल बहुत ही कम होगा मतलब नगण्य होगा। ऐसा माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स दो क्वार्क्स QUARKS दो क्वार्क्स की पारस्परिक क्रिया मतलब इंटरेक्शन से उत्पन्न होते हैं।
अब आया क्या, बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। ये क्या है, जब कोई बड़ा बल, जब कोई बड़ा फोर्स किसी वस्तु पर थोड़े टाइम के लिए काम करता है तो फोर्स और समय अंतराल मतलब टाइम डिफरेंस, डिफरेंस इन टाइम के गुणनफल को आवेग बोलते हैं। आवेग मतलब वही इम्पल्स है ना, JFT वाला, जे है ना, JFT। इम्पल्स बराबर मतलब इम्पल्स को जे बोलते हैं ना, तो इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम डिफरेंस मतलब समय अंतराल, और इसी को बोलते हैं क्या, चेंज इन मोमेंटम मतलब संवेग में परिवर्तन। अब क्या बोला है, आवेग इम्पल्स वस्तु के मोमेंटम संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन, आवेग मतलब इम्पल्स एक वेक्टर सदिश राशि है जिसका यूनिट न्यूटन सेकंड मतलब NS। कैसे, J इक्वल टू FT होता है ना, F मतलब न्यूटन और T मतलब सेकंड, तो न्यूटन सेकंड होता है इम्पल्स का यूनिट, तथा इसकी दिशा मतलब इसका डायरेक्शन, यही इम्पल्स का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। ठीक है, जैसे बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करके गेंद को दूर भेजना, फिर और क्या, हथौड़े से कील ठोकना, हथौड़े से कील ठोकना। ठीक है, गेंद, क्रिकेट की गेंद का कैच लेना। ठीक है, एक निश्चित आवेग पर मतलब इम्पल्स पर फोर्स को कम करने के लिए टाइम को बढ़ाया जाता है। देख वही आया, टाइम को बढ़ाया जाता है। जैसे क्रिकेट की गेंद है ना, क्रिकेट की गेंद J इक्वल टू FT होता है ना, इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम डिफरेंस, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम डिफरेंस। तो क्या बोला है, जैसे क्रिकेट की गेंद को कैच करते टाइम खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है जिससे अधिक समय तक बल लगा सके। यदि वह हाथ को पीछे नहीं खींचे तो गेंद हथेली से टकराकर तुरंत ठहर जाएगी, अर्थात उसका संवेग मतलब मोमेंटम एकाएक अचानक ही शून्य हो जाएगा। अतः खिलाड़ी को बहुत अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कैच छूटने, अबे कैच छूट इसको छोड़, मेन बता, हाथ पे लगने, हाथ में चोट लगने की संभावना बनी रहती है। अब आया क्या, बैलेंस्ड फोर्स मतलब संतुलित बल। ये क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स काम करते हो तो उन सभी फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स है ना, परिणामी बल 0 हो तो वह ऑब्जेक्ट संतुलित अवस्था है ना, संतुलित अवस्था में होगी। इस दशा में ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सभी फोर्स बैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे क्या, असंतुलित बल। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर 2 या 2 से ज्यादा फोर्स इस प्रकार लगते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी एक फोर्स की डायरेक्शन में मोशन करने लगती है तो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब असंतुलित बल कहलाता है। अब क्या है, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कांटेक्ट में रखी दो ऑब्जेक्ट के बीच एक प्रकार का फोर्स काम करता है जो मोशन करने में ऑब्जेक्ट का विरोध करता है। यह फोर्स ही फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। इसकी डायरेक्शन सदैव ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। फ्रिक्शन फोर्स जो है 3 प्रकार का होता है। पहला स्थैतिक घर्षण बल मतलब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, सर्पीय घर्षण बल, और तीसरा होता है रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लोटेनिक घर्षण। ठीक है, अब अपन फ्रिक्शनल फोर्स 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण बल। ये क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पर खिसकाने के लिए फोर्स लगाया जाए और यदि ऑब्जेक्ट अपने स्थान से नहीं खिसके तो ऐसे दोनों सरफेस के बीच लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसका परिमाण लगाए गए फोर्स के बराबर तथा डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अब दूसरा कौन सा है फ्रिक्शन फोर्स का टाइप, सर्पीय घर्षण बल मतलब क्या, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या ये, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर सरकती है तो सरकन या खिसकने वाली ऑब्जेक्ट तथा उस सरफेस के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सर्पीय घर्षण बल कहते हैं। तीसरा क्या है, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लोटेनिक घर्षण बल। क्या ये, जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर लुढ़कता है, रोल करता है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के बीच लगने वाला फोर्स लोटेनिक घर्षण बल, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। फ्रिक्शन फोर्स की विशेषताएं क्या है, दो सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स उनके कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता, यह केवल सरफेस के नेचर पर, सतह की प्रकृति पर ही डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता, कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ये जो सरफेस है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, प्रकृति पर। अब क्या है, लोटेनिक घर्षण बल मतलब रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मान सबसे कम होता है और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बल का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, लोटेनिक घर्षण बल का मान सबसे कम मतलब क्या, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मान सबसे कम, और स्थैतिक घर्षण बल मतलब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसका मान सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। अब क्या है, तीसरा फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन को कम करने के लिए मशीनों में लुब्रिकेट या बॉल बियरिंग लगाए जाते हैं जो स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, चौथा ठोस मतलब सॉलिड सरफेस के बीच फ्रिक्शन अधिक होता है। ठीक है, और द्रव मतलब लिक्विड और लिक्विड के सरफेस के बीच उससे कम
और वायु और ठोस के सरफेस के बीच फ्रिक्शन सबसे कम होता है। अब फ्रिक्शन फोर्स के लाभ देख ले। प्रॉफिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है और चल पाता है। फ्रिक्शन फोर्स ना होने पर हम केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी रोड पर फिसल जाते हैं। ठीक है, ये लाभ कहाँ से हुआ? तीसरा, यदि सड़कों पर फ्रिक्शन ना रहे तो पहिए फिसलने लगेंगे। चौथा, यदि पट्टे या पुली जिसे खींचते हैं कुएं से पानी, यदि पट्टे तथा पुली के बीच फ्रिक्शन ना हो तो पट्टा मोटर के पहिए नहीं घुमा सकेगा। अब घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स के हानि देख ले। मशीनों में फ्रिक्शन के कारण एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, और टूट फूट अधिक होती है। फिर क्या है दूसरा, मशीनों के पुर्जे के बीच अत्यधिक फ्रिक्शन से काफी हीट जनरेट होती है जो मशीन को क्षति पहुंचाती है। अब क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक समान चाल v से त्रिज्या रेडियस r के सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। इसका परिमाण v²/r होता है, परंतु एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कण की वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक फोर्स आवश्यक होता है। इस प्रकार सर्कुलर पाथ में सेंटर की ओर लगने वाले इनवर्ड फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस फोर्स के अभाव में वस्तु सर्कुलर मार्ग पर नहीं चल पाएगी। ठीक है, यदि m मास का कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स F = mv²/r F = mv²/r होता है। यही वह फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को वृत्त की सर्कल की सरकमफ्रेंस पर बनाए रखने का प्रयास करता है तथा सर्कुलर मोशन करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है? जब एक पत्थर के टुकड़े को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर घुमाते हैं तो डोरी को अंदर की ओर खींचे रखना पड़ता है, अर्थात डोरी पर निरंतर अंदर की ओर एक फोर्स लगाना पड़ता है। यह फोर्स डोरी में उत्पन्न तनाव है, टेंशन है, ठीक है, जो पत्थर के टुकड़े को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है। डोरी के सिरों को हाथ से छोड़ देने पर डोरी के दूसरे सिरे पर बंधा पत्थर का टुकड़ा सर्कुलर पाथ को छोड़कर सर्कल की टेंजेंट लाइन के दिशा में भाग जाता है। इसका कारण यह है कि डोरी के सिरों को हाथ से छोड़ने पर डोरी का टेंशन मतलब तनाव खत्म हो जाता है, अर्थात सर्कुलर पाथ में मोशन को बनाए रखने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्री बल खत्म हो जाता है, जिसके कारण पत्थर का टुकड़ा सरल रेखा में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में गमन करने लगता है। दूसरा क्या है? सूर्य के चारों ओर प्लेनेटरी मोशन, ग्रहों की गति, है ना, और ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है इसमें, है ना। फिर क्या है? किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते टाइम पहियों व सड़कों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स आवश्यक अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है। फिर चौथा क्या है? कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल स्कूटर के पहियों द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर और स्पर्श रेखीय टेंजेंट डायरेक्शन में फेंक दिए जाते हैं। यही कारण है कि इनके पहियों पर मड है ना, कीचड़ वाला मड गार्ड लगाए जाते हैं। फिर क्या है? इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर घूमना, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का है, ठीक है, अभिकेंद्री बल का। अब क्या है? अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। क्या बोला इसमें? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं अपोजिट एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये रिएक्शन, ये क्रिया, ये एक्शन और ये रिएक्शन हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर काम करते हैं। अतः सर्कुलर पाथ पर कोई भी मोशन करती हुई वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स की भी प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल क्या है? जब हम पत्थर को रस्सी से बांध के सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं तो हमारा हाथ रस्सी के तनाव द्वारा, टेंशन द्वारा वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्रिया लगाता है, एक्शन लगाता है, जबकि पत्थर हमारे हाथ पर बाहर की ओर रिएक्शन फोर्स प्रतिक्रिया बल लगाता है। दूसरा क्या एग्जाम्पल है इसका? मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल मतलब क्या? क्रिया बल लगाता है, जबकि उसकी प्रतिक्रिया बल मतलब रिएक्शन फोर्स मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है।
अब दिया है नोट, नोट है ना, नोट। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस रिएक्टिव फोर्स को भ्रमवश अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कह दिया जाता है, जो कि गलत है। देख भाई, पहले से बता दे रहा हूँ, क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला होता है क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू रूट ओवर आर जी, रूट ओवर आर जी, क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू रूट ओवर आर जी। अब देख ले भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्री बल क्या है? अजड़त्वीय फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे फोर्स की कल्पना करनी होगी जिन्हें परिवेश में किसी ऑब्जेक्ट से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल स्यूडो फोर्स बोलते हैं इसको, छद्म बल या फिर जड़त्वीय बल, इनर्शियल बल, ठीक है, इनर्शियल बल बोलते हैं। फिर क्या बोला है? अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा ही इनर्शियल फोर्स या फिर स्यूडो फोर्स, मतलब जड़त्वीय बल या फिर छद्म बल है, समझा? यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, ये इनर्शियल फोर्स या फिर स्यूडो फोर्स है। क्योंकि घूमते हुए निकाय में, मतलब सिस्टम में एक्सेलरेशन होता है, इसलिए इस प्रकार के फोर्स का अनुभव होता है। इस फोर्स की दिशा, किस फोर्स की? सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्री बल फोर्स की दिशा अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होती है। इस प्रकार सर्कुलर पाथ में सेंटर से बाहर की ओर लगने वाले बल आउटवर्ड फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स अपकेंद्रीय बल कहते हैं। एग्जांपल देख, मोड़ पर कार, मतलब कार एट टर्निंग, क्या बोल दिया है? यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है तो कार अचानक राइट साइड घूम जाए तो व्यक्ति को लेफ्ट की ओर एक झटका लगेगा। इससे व्यक्ति अपनी लेफ्ट ओर एक फोर्स फील करता है, ठीक है, लेफ्ट की ओर एक फोर्स फील करता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि होता यह है कि कार और व्यक्ति को दाएं तरफ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कार तो यह सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्री बल रोड और टायर के बीच के फ्रिक्शन से प्राप्त कर लेता है, जबकि व्यक्ति को यह नहीं प्राप्त हो पाता। इसलिए व्यक्ति इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण अपनी पहले की स्ट्रेट डायरेक्शन, सीधी दिशा में गति करने की प्रवृत्ति रखता है, और इसलिए कार के मुड़ते ही वह अपोजिट डायरेक्शन में झटका खाकर ऐसा अनुभव करता है जैसे कि उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है, और यही फोर्स क्या रहता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल। दूसरा क्या है? चक्रीय झूला। फट के हाथ में आ जाए इसमें, चक्रीय झूला, मैरीगो राउंड, ये भाई झूले का नाम मैरीगो राउंड। तो भाई क्या बोला है? चक्रीय झूले में बैठे व्यक्ति का एक चक्र की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर धक्का महसूस करना, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब क्या आ गया? सेंट्रीफ्यूज, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय। ये क्या होता है सेंट्रीफ्यूज? ये एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से हल्के व भारी पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है सेंट्रीफ्यूज का? क्रीम सेपरेटर, ठीक है, क्रीम निकालने की मशीन, और ड्राई क्लीनर, सेंट्रीफ्यूज ड्रायर, ठीक है, अपकेंद्रीय शोषक बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज ड्रायर। फिर एक है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सब क्या है? सेंट्रीफ्यूज के एग्जाम्पल है। अब क्या है? क्या बल आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉर्क। देख भाई, बोला है बल आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर इसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। फोर्स के द्वारा एक ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस के अराउंड घुमाने की प्रवृत्ति को टॉर्क या फिर बल आघूर्ण या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। किसी एक्सिस के अराउंड एक फोर्स का टॉर्क उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के तथा एक्सिस से फोर्स की क्रिया रेखा के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है। ना समझ में आया होगा, पहले सुन ले। टॉर्क बल आघूर्ण, टॉर्क इक्वल टू मूवमेंट ऑफ फोर्स, है ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स आर्म, ठीक है। यानी बल को, मतलब फोर्स को एक्सिस से अधिक दूरी पर लगाया जाए तो उसका टॉर्क बल आघूर्ण अधिक होगा। बल आघूर्ण टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। टॉर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू फोर्स आर्म। फोर्स का होता है न्यूटन, फोर्स आर्म मतलब लेंथ, तो मीटर, है ना। तो क्या हो गया? टॉर्क मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर बल आघूर्ण या फिर टॉर्क, ये सब एक ही है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पर कि टॉर्क में क्या है? टॉर्क जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, मतलब सदिश राशि। अब यहाँ पर क्या है? एक ही फोर्स के लिए लंबिक दूरी बढ़ जाने पर टॉर्क बल आघूर्ण का मान चेंज हो जाता है, अर्थात घूमने की प्रवृत्ति बदल जाती है। सेम फोर्स के लिए कब्जा है ना, जो दरवाजे पे कब्जा रहता है, कब्जा। तो क्या बोला है? समान फोर्स के लिए, इक्वल फोर्स के लिए कब्जे से जितना अधिक दूरी पर फोर्स लगाएगा टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा, अर्थात घूमने की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। यही कारण है कि दरवाजे का हैंडल कब्जे से दूर लगाया जाता है। अब क्या है? इसी का एग्जांपल टॉर्क का, ठीक है। घरों में गेहूं पीसने वाला जांता, मतलब क्वेर्न, QUERN, क्वेर्न का हत्था कील से दूर लगाया जाता है ताकि जांते को घुमाने के लिए कम जोर लगाना पड़े, ठीक है। दूसरा क्या है? कुम्हार के चौक में घुमाने के लिए लकड़ी फंसाने का गड्ढा चौक की सरकमफेरेंस के पास बनाया जाता है।
तीसरा क्या है, पानी निकालने वाला हैंड पंप का हत्था लंबा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है बल आघूर्ण का सिद्धांत, ठीक है, मतलब क्या, टॉर्क का सिद्धांत। क्या बोल रहा है, बैलेंस की स्थिति में लेफ्ट साइड टॉर्क का योग राइट साइड टॉर्क के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या बोला है, बल युग्म मतलब कपल, COUPLE कपल, बल युग्म। किसी ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करने वाले पैरेलल फोर्स समांतर बलों को कपल बोलते हैं, बल युग्म या फिर कपल बोलते हैं। कपल क्या होता है, इसका भी यही फॉर्मूला होता है, कपल बल युग्म इक्वल टू बल इंटू बल युग्म भुजा। मतलब क्या, कपल इक्वल टू फोर्स इंटू कपल आर्म, और कपल बल युग्म का SI यूनिट वही है, न्यूटन मीटर। क्यों, क्योंकि कपल इक्वल टू फोर्स इंटू कपल आर्म, फोर्स का हो गया न्यूटन, कपल आर्म कितनी लेंथ का होगा, यही ना होगा कितना दूरी में है, तो उसका L होता है, L मतलब मीटर, तो क्या न्यूटन मीटर, ये बल युग्म का SI यूनिट है। अब बल युग्म मतलब कपल का एग्जांपल देख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना, ये कपल का एग्जांपल है। पानी का नल खोलना, पेन और इंक पॉट का ढक्कन खोलना, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाना, चाबी वाली घड़ी को चाबी देना, ये सब किसका है, ये सब कपल का है, बल युग्म का एग्जांपल है। और पांचवा क्या, ताला को चाबी से खोलना, ये भी बल युग्म और कपल का एग्जांपल है। अब आया क्या, सिंपल मशीन, सरल मशीन, ये क्या होता है, यह टॉर्क के, बल आघूर्ण के या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स के, ये सब एक ही है ना, टॉर्क, बल आघूर्ण और मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये सब एक ही है। तो यहाँ पर सिंपल मशीन, सरल मशीन को बता रहा है क्या है, यह टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन, सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन एक ऐसी युक्ति है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें किसी सुविधाजनक वस्तु पर एक फोर्स लगाकर किसी बिंदु पर रखे एक वेट को, भार को उठाया जा सके। जैसे लीवर, पुली, PULLEY पुली है ना, घिरनी बोलते हैं इसको, घिरनी, और लीवर हो गया, लीवर को तोलक बोलते हैं। और फिर इंक्लाइंड प्लेन, जिसको आनत तल बोलते हैं। फिर हो गया क्या, ये सब सिंपल मशीन है ना, स्क्रू गेज हो गया, स्क्रू जैक हो गया, स्क्रू जैक, ये सब क्या सिंपल मशीन के एग्जाम्पल है। क्या बोल दिया, मशीन द्वारा यद्यपि कम फोर्स लगाकर अधिक वेट, भार को उठाया जा सकता है, लेकिन इनपुट एनर्जी हमेशा आउटपुट एनर्जी से अधिक होती है। समझा, इनपुट एनर्जी हमेशा आउटपुट एनर्जी से अधिक होती है, क्योंकि एनर्जी का कुछ भाग फ्रिक्शन फोर्स के विरुद्ध काम करने में खर्चा हो जाता है। अतः मशीन की एफिशिएंसी 100% से कम होती है। अब देख ले भाई क्या है, मशीन की एफिशिएंसी, मशीन की दक्षता का फॉर्मूला, मशीन की दक्षता एफिशिएंसी इक्वल टू मशीन द्वारा किया गया काम अपॉन मशीन को दी गई एनर्जी। फिर इन सबको परसेंट निकाला ना, तो इन सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दे इंटू 100, ठीक है। अब क्या है, अतः केवल आइडियल मशीन की एफिशिएंसी ही 100% हो सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आया क्या, उत्तोलक, लीवर। लीवर एक सरल मशीन है, जैसे चिमटा, सरौता और कैंची, ठीक है। लीवर एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है, जो किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। लीवर में आलंब मतलब फलक्रम, आयास मतलब एफर्ट, और भार मतलब लोड, ये 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। फलक्रम क्या होता है, जहां पर फलक्रम क्या होता है, फलक्रम जहां से घूमेगा, है ना, उसको बोलते हैं फलक्रम। एफर्ट क्या है, एफर्ट जहां पर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, वो एफर्ट है। फिर क्या है, भार, लोड, जहां पर जो बोझ उठाया जाता है, ठीक है, जहां पर सामान रखा है उसको बोलते हैं लोड, ठीक है। अब देख ले, उत्तोलक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लीवर, लीवर मतलब LEVER वाला लीवर ना। तो क्या है भाई, एफर्ट लेंथ, आर्म लेंथ ना, आयास और आयास भुजा के गुणनफल भार एवं भार भुजा के गुणनफल के बराबर होते हैं, ठीक है। आयास मतलब क्या, एफर्ट इंटू आर्म लेंथ इक्वल टू लोड इंटू भार भुजा, है ना, दोनों इक्वल रहते हैं। तो भाई बोलूंगा ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। अपन को याद करना है FLE, ये क्या है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, FLE, F मतलब फलक्रम, जहां से घूमना है, L मतलब लोड मतलब सामान, है ना, E मतलब एफर्ट, जहां पर फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, इसी के सामने लिख FLE मतलब क्या, फलक्रम, लोड, एफर्ट। तो ये जो FLE लिखा है ना, ये बीच का है, ये बीच में होना चाहिए। जैसे ऑर्डर 1 में क्या लिखा है अपन, फलक्रम ना, तो ऑर्डर 1 में फलक्रम बीच में रहेगा, ठीक है। अब ऑर्डर 2 लिखा है, ऑर्डर 2 के सामने लिखा है लोड, मतलब ये लोड बीच में रहेगा, तब वो ऑर्डर 2 मशीन कहला जाएगी। अब ऑर्डर 3 में क्या लिखा है, E मतलब एफर्ट अगर बीच में रहेगा तो वो ऑर्डर 3 की मशीन हो जाएगी, मतलब श्रेणी 3 की मशीन हो जाएगी। अब क्या बोला है, मैकेनिकल एडवांटेजेस ऑफ लीवर, क्या है भाई, लीवर के द्वारा उठाए गए लोड तथा उस पर लगाए गए एफर्ट के रेशियो को लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू L/E, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर है लीवर के प्रकार, क्या है भाई, फलक्रम, एफर्ट और लोड की एक दूसरे के सापेक्ष स्थितियों के कारण
लीवर 3 प्रकार के होते हैं, बता चुका हूँ। पहले ऑर्डर के लीवर में फलक्रम बीच में रहता है, ठीक है, फलक्रम बीच में रहता है, मतलब वो बीच से घूमता है। जैसे हो गया क्या, कैंची बीच से घूमती है ना, कैंची बीच से घूमती है। यहाँ पर एफ फलक्रम बीच में है, तो यहाँ पर क्या है, लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज A = L/E, आयास भुजा अपॉन भार भुजा, ठीक है। तो देख लो भाई, जो प्रथम श्रेणी का लीवर होता है, फर्स्ट ऑर्डर का जो लीवर होता है, उनका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से अधिक, 1 के बराबर या फिर 1 से कम भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, प्रथम श्रेणी का अपन क्या पढ़े, अपन पढ़े हैं ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, एक के बाद एक लिख दे, और उन्हीं सबके सामने FL3 लिख दे। ऑर्डर 1 के सामने F, ऑर्डर 2 के सामने L, ऑर्डर 3 के सामने E। F मतलब फलक्रम जहां से घूमता है, L मतलब लोड जहां पर सामान रहता है, E मतलब एफर्ट जहां पर बल लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। और ये FLE जो है ये बीच में आना चाहिए, बीच में, ठीक है। तो अपन फर्स्ट श्रेणी का, फर्स्ट ऑर्डर का अभी पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, एग्जाम्पल कैंची हो गया, पिलास हो गया, प्लास, सिरासी उखाड़ने की मशीन, साइकिल के ब्रेक, डंडी तराजू, ठीक है, ये सब ऑर्डर फर्स्ट के हैं। सब इन सब में जो बोला हूँ, इन सब में फलक्रम बीच में होगा, मतलब जहां ये सब जितना बोला हूँ, सीजर हो गया, प्लास हो गया, सिरासी हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया और डंडी तराजू हो गया, ये सब बीच से घूमती हैं, इसमें फलक्रम बीच में रहता है, ये बीच से घूमती हैं, इसलिए ऑर्डर फर्स्ट में है। एक तमाचा मार और बोल ऑर्डर फर्स्ट में है, ठीक है, क्योंकि फलक्रम बीच में है, बीच से घूमती है, ये सब मशीन जो नाम बोला। अब अपन पढ़ेंगे ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 में क्या था, लोड, है ना, लोड बीच में रहेगा। ऑर्डर 2 श्रेणी 2 के लीवर में लोड बीच में रहेगा, ठीक है, लोड बीच में रहेगा। तो क्या है श्रेणी 2 का मैकेनिकल एडवांटेज, क्या है भाई, A = L/E, A = L/E, आयास भुजा अपॉन भार भुजा, ठीक है, से कोई मतलब नहीं है। तो जो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का जो लीवर होता है, उसका जो एडवांटेज रहता है, मैकेनिकल एडवांटेज, वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ये बस पढ़ना है, ठीक है। तो ऑर्डर 2 में क्या अपन पढ़ेंगे, लोड जो है बीच में रहना चाहिए, लोड जो है बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या एग्जांपल में दिया है, नट क्रैकर, सरौता, तो इसमें लोड बीच में रखते हैं ना सामान को, सरौता में नट को बीच में रखते हैं, तो लोड बीच में है, तो सेकंड श्रेणी का हो गया। सेकंड एग्जांपल है नींबू निचोड़ने की मशीन, इसमें नींबू को बीच में रखते हैं, लोड बीच में रहता है, लेमन स्क्वीजर बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या एग्जांपल, व्हील मतलब पहिया, ठीक है। तो चौथा क्या है, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा, लोड तो बीच में लगाता है ना, लोड बीच में रहता है। फिर क्या है, तंबाकू काटने वाली मशीन, ये भी ऑर्डर 2 का है, ठीक है, इसमें लोड बीच में रहता है। अब आया क्या भाई, तीसरा श्रेणी का तोलक, ऑर्डर 3 का लीवर, क्या है भाई, इसमें एफर्ट, इसमें एफर्ट बीच में लगता है, एफर्ट बीच में रहता है, बल जो है, फोर्स जो है, ऑर्डर 3 के लीवर में बीच में रहता है, फोर्स, ठीक है, फोर्स बीच में लगाते हैं। देख ले भाई कहा है, जैसे हो गया चिमटा में बीच से पकड़ता है ना, बीच में फोर्स लगाता है, चिमटा को बोलते हैं टंग्स, TONGS, टंग्स। फिर क्या है, मनुष्य का हाथ जो होता है ना, वो ऑर्डर 3 का होता है, मतलब उसमें एफर्ट बीच में लगाते हैं, हाथ खोलो, जहां से मोड़ना है मोड़, जहां से मोड़ेगा ना वही तेरा फोर्स, वहीं पर फोर्स लगा है, इसलिए मोड़ा है। फिर क्या है भाई, चिमटा हो गया, हाथ हो गया और हल हो गया, किसान का हल भी ऑर्डर 3 का है, क्योंकि इसमें एफर्ट जो है बीच में होता है, एफर्ट मतलब बल लगाना, क्या बीच में होता है, ठीक है। अब आया क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र, क्या है, किसी वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, वस्तु चाहे जिस पोजीशन में रखी जाए, ठीक है। वस्तु का भार सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ठीक नीचे की ओर काम करता है, अतः सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वस्तु के भार के बराबर ऊपर की तरफ बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। किसी वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब स्थिर रहता है जब तक उसका आकार नहीं बदलता, तब तक स्थिर रहता है। कुछ नियमित वस्तुएं और उनका गुरुत्व केंद्र, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताएंगे किसका कहाँ होता है, जो यूनिफॉर्म बार होता है, यूनिफॉर्म बार समान छड़, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके एक्सिस के मध्य बिंदु में होता है। त्रिभुजाकार ठोस मतलब ट्रायंगुलर सॉलिड, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीडियन का कटान बिंदु, जिसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, मीडियन का कटान बिंदु मेरे भाई, सेंट्रॉइड, है ना। फिर आया क्या, वर्गाकार या आयताकार ठोस, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सॉलिड, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है डायगोनल का कट पॉइंट, है ना। चौथा क्या है, वृत्ताकार पटल, सर्कुलर लेमाइना, है ना, सर्कुलर लेमिना, इस पे कहाँ रहता है, वृत्त का केंद्र, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है। अब आया क्या, कोनिक सॉलिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोनिक सॉलिड, इसी से मैथ का क्वेश्चन बनता है, इसीलिए कोनिक सॉलिड, शंक्वाकार ठोस, इसका ग्रेविटी सेंटर शंकु के मतलब कोन के एक्सिस पर आधार से मतलब बेस से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर, समझ ले, बेस से 1/4 की ऊंचाई लेगा, जितना h है ना उस पर भाग लगा देना 4 का, तो क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कोन की, ठीक है। अब आया क्या, खोखला शंकु, हॉलो कोन, ये 1/3 होता है बेस से, ये क्या होता है, कोन के एक्सिस पर
बेस से 1/3 हाइट की डिस्टेंस पर खोखले शंकु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब आया क्या, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ये क्या होता है, डायगोनल का कटान बिंदु, ठीक है। अब आया क्या, ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर, इसमें कहाँ होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गोले के केंद्र में। अब क्या बोला, संतुलन बल, बैलेंस फोर्स, ठीक है। बैलेंस के प्रकार, टाइप ऑफ बैलेंस, बैलेंस जो है संतुलन है वो 3, संतुलन मतलब इक्विलिब्रियम में रहता है ना, ये बोलते हैं। तो ये जो है ये 3 प्रकार का होता है, स्थायी मतलब स्टेबल, अस्थायी मतलब अनस्टेबल, और उदासीन मतलब न्यूट्रल, ठीक है। तो देख भाई, पहला क्या है, स्थायी संतुलन मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, यदि किसी वस्तु को उसकी स्टेबल स्टेट से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर यदि वह वस्तु पुनः अपनी स्टेबल पोजीशन स्टेट को प्राप्त कर लेती है तो कहा जाता है कि उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, स्थायी संतुलन है। अब आया क्या, अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, यदि किसी वस्तु को संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः बैलेंस की अवस्था में ना आए तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम। तीसरा रहता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब उदासीन संतुलन। ये क्या होता है, यदि किसी वस्तु को उसकी बैलेंस स्टेट से, संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह वस्तु अपनी पहले की अवस्था में आने का प्रयास ही न करे और बल्कि अपनी नई अवस्था में ही बैलेंस हो जाए, संतुलित हो जाए, तब वस्तु न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उदासीन संतुलन में है। इस प्रकार के बैलेंस में वस्तु के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की स्थिति वस्तु की स्थिति बदलने पर नहीं बदलती, ठीक है। अब देख, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्थायी संतुलन की शर्तें क्या है। पहला, वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अधिक से अधिक नीचे होना चाहिए। दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाने वाली वर्टिकल लाइन वस्तु के बेस से होकर जानी चाहिए। इसलिए पहाड़ पर चढ़ते टाइम पीठ पर भारी बोझ लेकर चलने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि इस अवस्था में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाने वाली वर्टिकल लाइन उसके पैरों के पास बेस से होकर जाती है। ये तो पीसा का मीनार है इटली का ना, तो पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाने वाली वर्टिकल लाइन उसके बेस से होकर जाती है।